पल के बाद पल। समझ गए जी? तो पुस्तक में आपको ऐसे शब्द दिए होंगे, ये तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। परंतु हाँ, मुश्किल प्रश्न ये होता है कि आपको शब्द दे के पूछ ले कि ये समास का कौन सा प्रकार है। बताइए सभी छात्र समझे? तो समास सबसे पहले हमने परिभाषा की कि दो शब्दों में से विभक्ति को लोप करना है। यदि आपने कारक पढ़े, आपको साफ पता होना चाहिए, राजा का पुत्र यहाँ पे का है, कारक का हटाया राजपुत्र बन गया। तो आप ये भी कह सकते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पर यहाँ पे वन नहीं, यहाँ पे दो मिलके एक शब्द बनाएंगे। समास में हमेशा दो शब्द ही होंगे। समास के 6 प्रकार होते हैं, और ये क्यों करवा रहा हूँ आपको, आवश्यकता क्या पड़ी, आजकल प्रश्न ही ऐसे पूछ रहा है। शब्द देखे कि समास का कौन सा प्रकार है। सबसे पहले हमने पढ़ा अव्ययी समास। परिभाषा से भी महत्वपूर्ण है इसकी ट्रिक। परिभाषा तो कहती है प्रथम पद, परंतु ट्रिक क्या है, यदि कोई शब्द यथा या प्रति से शुरू हो रहा है, वो अव्ययी भाव है। और दूसरी चीज जो आपको मिल सकती है कि एक ही शब्द दो बार लिखा हो, तो भी वो क्या है बताइए, अव्ययी भाव। यदि ये कोई शब्द दोनों में से एक कंडीशन फॉलो करता है, अलंकार के जैसे समझ लो, अलंकार में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव। बताओ इस कक्षा में किसी कोई शब्द ना समझ आया हो? तो दो यहाँ पे मुख्य शब्द है, प्रति और यथा। इनसे शुरू होने वाले शब्द अव्ययी होंगे। और प्रति से एक छात्र को समस्या क्या आई थी कि सर, प्रत्येक में तो प्रति नहीं है, तो ये संधि का खेल है जी। यदि संधि नहीं आता तो ऐसे याद कर लो, त के साथ आधा त भी लिखा हो तब भी वो अव्ययी है। ठीक है, समझ गए मैम? बताओ, सब संतुष्ट है? आगे बढ़ूं, दूसरा इसका भेद करवाऊं? दूसरा भेद लिखिए जी इसका। शाबाश। अव्ययी समास के बाद लिखिए दूसरा भेद, तत्पुरुष समास। मुश्किल है, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। एक तत्पुरुष, एक भृगु भृगु, ये दो आपकी थोड़ी मेहनत लगवाएंगे, बाकी सब आसान है। ऐसे ही हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ एक बार में हो जाएंगे एक लाइन लिखते हुए। परंतु ये दोनों, तत्पुरुष के लिए कारक का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, वरना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लिखिए जी। जिन्होंने कारक पढ़ा है उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लिखिए। इसकी परिभाषा तो है, पहले में पहला पद प्रधानता पद, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। आवश्यक नहीं है, बस परिभाषा लिख रहा हूँ आपके लिए। अब ऊपर तो हमें अव्यय से पता चल रहा था उपसर्ग होगा, यहाँ पे क्या होगा जी, कारक। सर जो प्रधान का मतलब क्या होता है? मैम, जो शब्द उसको अर्थ देगा, जैसे दिन तो संज्ञा है, पर प्रति ने उसका अर्थ बदल के रख दिया, प्रतिदिन, हर दिन। तो संज्ञा के साथ जो शब्द लग रहा है, आप उसको प्रधान शब्द मान लो मैम। ठीक है जी? बताओ, समझ गए? पर मैं फिर से कह रहा हूँ, बाकी छात्र इतनी गहराई में ना उतरो, कोई फायदा नहीं होने वाला प्रधान करके आपको। क्योंकि ये पेपर में आपको पूछेगा नहीं प्रधान क्या है, पथ प्रधान क्या है, बस आपको सिर्फ शब्द दे के पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, या फिर समास शब्द दे के पूछेगा कि इसका विग्रह करो। जैसे राजपुत्र, विग्रह कीजिए। चार ऑप्शन देंगे, राजकुमार, राजा का बेटा, और क्या लिख सकते हैं, राज्य का पुत्र। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो राजा का बेटा होता है राजपुत्र, या राजा का पुत्र राजपुत्र। तो दो प्रश्न बनते हैं, या फिर राजपुत्र देके पूछ लेगा संधि का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो बस ये दो प्रश्न ही होते हैं यहाँ पे समास में, और तीसरा प्रश्न आपको कोई नहीं बनेगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, परीक्षा के अनुसार। तो बस ये दो चीजें ही सीखो जी। ठीक है, लिख इसलिए रहा हूँ ताकि नोट्स बन जाए आपके। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दो शब्दों के मध्य यहाँ पे आपको कारक ही मिलेगा।
जैसे यश प्राप्त, इसको जब तोड़ोगे तो बनेगा यश को प्राप्त। तो सबको यहाँ पे कारक दिख रहा है। और ऊपर वाली उदाहरण में कारक नहीं था, आपको याद होना चाहिए। पल के बाद, एक पल के बाद कोई कारक नहीं होता, पता है ना आपको। ये कारक नहीं है। इसको ये तो नहीं लगता के बाद कारक है। नहीं है। पर को क्या है? कारक सबको पता है। तो यश को प्राप्त, यश प्राप्त। और लिखिए जी, सर्वप्रिय। कोई तोड़ सकता है इसको? सबको प्रिय। सबको प्रिय, शाबाश। इसमें थोड़ी सी मेहनत इसलिए लगेगी क्योंकि इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें ट्रिक नहीं है, इसमें आपको तोड़ने वाला भाग समझना ही पड़ेगा। अगर तोड़ने वाला समझ गए ना, तो कौन सा प्रकार है वो आपके लिए बच्चों का काम हो जाएगा। और लिखिए, तो को कौन सा होता है जी? कर्म कारक। तो ये कर्म कारक के कुछ उदाहरण थे। अब लिखिए कर्ण कारक के। कर्ण की मुझे बताइए कौन सी विभक्ति है? से। कर्ता से। में कर्म को। तो लिखो सर, मन चाहा का क्या होगा? विच्छेद, विग्रह। मन मुदीर से भानी। चाहा। सर ये वैसे है जैसे हम संधि में संस्कृत में पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को हाँ कर्म जी, हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है, चलो। इसीलिए यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें 6 सब टॉपिक आगे आगे, 8 नहीं है। जैसे कारक तो 8 प्रकार के हैं, यहाँ पे 6 है। जैसे एक और लिखता हूँ, भूख मरा। क्या बनेगा जी? खोल के। भूख से भरा। समास। भूख से मरा, समझ गए सभी। तो दो तरह के प्रश्न हो गए। या तो आपको विग्रह करने को कहेगा, जैसे यश प्राप्त का विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। या फिर पूछेगा यश प्राप्त समास का कौन सा प्रकार है। 4 टाइप्स दे देगा कोई भी, जैसे अव्ययी भाग दे देगा, द्विगु दे देगा, द्वंद्व दे देगा, तत्पुरुष दे देगा। तो तत्पुरुष वहां पे सही होगा। इसको करने के लिए इन शब्दों को आपको, ज्यादा शब्द नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा शब्द भी नहीं है यहाँ पे। जो पुस्तक में है वो मोर देन, जिसको कहते हैं ना सफिशिएंट, वो भी आपका काम से आ जाएंगे अनुष्का वाले। अगला शब्द लिखिए जी। इसमें अगला है जी करण। करण हो गया। करण के बाद लिखिए संप्रदान। संप्रदान की विभक्ति सबको याद है? के लिए। के लिए। तो गौशाला का क्या बनेगा जी, बताओ। गाय के लिए। सर गाय के लिए गो। आश्रम। बहुत बढ़िया। गाय के लिए शाला या गो के लिए शाला। तो भैया जो शब्द दो दिया होगा ना, अगर आप उसको तोड़ भी पाए तब भी सबसे आसान फिर आपके लिए तत्पुरुष ही होगा। ठीक है, यदि कि आप तोड़ पाए, यदि नहीं तोड़ पाए फिर मुश्किल होगा वो प्रश्न। फिर क्या करो, बाकी 3 की ट्रिक्स देख लो। सिर्फ मैं इसकी ट्रिक नहीं कराऊंगा, बाकी सबकी ट्रिक कराऊंगा आपको। तो ट्रिक लगा के देख लेना बाकी तीनों वाली। अगर वो शब्द पे नहीं लगी तो चौथा यही बचेगा आपके पास उत्तर। ऐसे भी समझ लो आप, जिनको नहीं समझ आ रहा उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले की ट्रिक समझ आ गई थी आपको? एक तो यथा, एक प्रति, दूसरा एक ही शब्द 2 बार लिखा होगा। संतुष्ट थे पहले वाले में, बताओ। और ये मुश्किल लग रहा है तो डरो मत। ठीक है, सिर्फ इसकी ट्रिक नहीं होगी, बाकी सबकी ट्रिक होगी, तो वो ट्रिक्स लगा के भी आप कर पाओगे। जैसे देशभक्ति। देश के लिए देश के भक्ति लिए देश के बताओ। लिए भक्ति। 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 बहुत बढ़िया जी। आप इतनी आसानी से क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपने पढ़ ली है वो, कारक का विषय पढ़ लिया है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, निश्चिंत रहिए। प्रभजोत जी प्रश्न पूछिए। सर यश का मतलब प्रसिद्धि है ना। प्रसिद्धि होता है यश का मतलब। सर तो फिर यश प्राप्त में हम यश की प्राप्ति नहीं कर सकते। यश को प्राप्त, यश की प्राप्ति भी कर लो, पर यश को प्राप्त लिखा जाता है यश प्राप्त को ना। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आइए संप्रदान के बाद अपादान जी। ये सब तत्पुरुष में ही चल रहा है। और यहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछे भी इसलिए जाते हैं कि इसमें पढ़ने वाली ज्यादा चीजें हैं।
जैसे अपादान में भी क्या है, से, पर यहाँ पे से का अर्थ क्या है, अलग सेपरेट होना, करना। सेपरेट करना। सर जैसे से लिखिए जी, जुदाई। से जुदाई जगह सबसे पहले शब्द लिखो पाप मुक्त। उत्तर पता चल ही गया होगा सबको अब तो। पाप से पाप मुक्ति। से मुक्त, समझ गए जी। तो तोड़ के से लिखा, विभक्ति देखी, तत्पुरुष। ठीक है, यदि बहुत गहराई में उतरे फिर आएगा अपादान, संप्रदान। ठीक है, कौन सा तत्पुरुष है, वो सवाल बहुत मुश्किल होगा यदि पूछा गया, पर यदि कारक किए तो वो भी आपके लिए आसान होगा। मैं उसकी उदाहरण दूंगा आपको क्वेश्चंस में। अगला लिखिए जी, नेत्रहीन। नेत्र से, रोग मुक्त। समझ आ गया सबको ये भी। रोग से मुक्त, बताइए। अपादान। उसके बाद आइए जी, संबंध कारक, का, के, की, आपको याद होगा। और यही समय लेगा आपका, इसके बाद तो सब जल्दी जल्दी चलेगा। मैंने सोचा था 1.5 घंटे में खत्म करूंगा, पर मैं फिर ट्रिक्स के साथ ही आ गया। कि इतना गहराई में पढ़ने से आपको भी लाभ तो होने नहीं वाला, क्या फायदा इतना पढ़ के। ठीक है, जो पूछेगा वो ट्रिक से हो जाएगा आपका सारा। संबंध कारक क्या है जी, इसकी विभक्ति आपको पता होगी। का, के, की, ना, ने, नी। ना, ने, नी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मृत्यु दंड, बताइए जी। मृत्यु का दंड। मृत्यु का दंड, बताइए, सब सहमत है। प्रजातंत्र, इलेक्शन आगे तो ये भी आ सकता है पेपर में, बताइए। प्रजा का तंत्र। अगला लिखिए जी। अब बताओ ये कौन सा समाज था। राजा का पुत्र, राजपुत्र। तत्पुरुष। पता चल गया सबको। जो मैंने सबसे पहले उदाहरण दी थी वो किसकी थी, तत्पुरुष की। ठीक है, उसके संबंध के बाद आइए जी, अधिकरण। अंतिम है, 6 ही है इसमें। हाँ, 1 2 3 4 5 हो गए, छठा रह गया आखिरी। तो ये थोड़ा मेहनत वाला काम था। अधिकरण कारक में आपको पता होगा, में, पर, ऊपर, अंदर। याद है सबको, बताओ अधिकरण कारक। हाँ, दोष मुक्त, दोष से मुक्त, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जनाब। अधिकरण कारक में लिखिए जी, सबसे पहले पेट दर्द। पेट में दर्द। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र, सर डेमोक्रेसी को प्रजातंत्र कहते हो आप। जो प्रजा द्वारा चलाया जा रहा हो, लोकतंत्र, प्रजातंत्र सिनोनिम है सर। ठीक है, पेट में दर्द। आगे लिखिए जी, घुड़सवार। घुड़सवार, क्या हुआ जी, तेरे घोड़े पर सवार। तो घोड़े पर घोड़े सवार। पर सवार। बहुत बढ़िया जी। यदि मुश्किल प्रश्न पूछना होगा तो ये होगा, मृत्युंजय। मुश्किल प्रश्न सब तो आपने सबने सुना होगा ये, पर इसका मौत विग्रह से जन्म। है जी। ये जो मृत्यु पर विजय। मृत्युंजय। मृत्यु पर विजय या मृत्यु पर जय, दोनों ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर इसका मीनिंग मौत से जन्मा भी होता है ना। मौत से जीतना वही है ना, जय जीत ही होता है।
मौत से जीतना, जय का अर्थ होता है जीतना। अरे एक चीज तो देख लो, इसको तोड़ना बहुत आसान है। पेट दर्द अलग अलग कर दो, बीच में क्या भरना है, वही आपका काम है। घुड़सवार, घुड़ मतलब घोड़ा, मृत्यु, जय मृत्यु, में जय मृत्यु, पर जय मृत्यु के अंदर जय, ये देखना है बस आपको आमतौर पर। ऊपर भी देखिए, नेत्रहीन, नेत्रहीन अब नेत्रों से हीन, पाप मुक्त अलग कर दो शब्द को, रोग मुक्त अलग कर दो। तो यहाँ पे संधि के जैसे कुछ बदलाव नहीं हो रहा, ये तो सबको समझ आया। ना ही उपसर्ग के जैसे स्वर बदल रहे हैं। तो शब्द यहाँ पे आराम से तोड़े जाएंगे, उनके बीच में क्या आएगा वही महत्वपूर्ण है, और वही आपका काम आसान करेगा। और यदि आपने कारक पढ़ा है फिर तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा देखते ही शब्द कि इसमें क्या भरा जाएगा। बताइए, सब समझ गए? एक शब्द लिखिए हरियाणा के लिए जिसके नाम पे एक शहर भी है, दानवीर। इसका विग्रह होगा दान में वीर। ये लिख लो, स्टार लगा के, ये पेपर में भी आ सकता है। ज्यादातर छात्र इसमें गलती कर देते हैं। दान में वीर जो होता है उसको दानवीर कहते हैं। ठीक है, तो बिना ट्रिक वाला बिंदु हमने समझ के खत्म किया। दो शब्द तोड़े, देखो वो कारक में फिट बैठता है कि कारक की जो विभक्ति है वो इसके बीच लिखेंगे तो उसका अर्थ बनेगा। बनेगा तो आप छह में से प्रकार ही बता दोगे। मुश्किल प्रश्न तो यही होगा, अधिकरण तत्पुरुष बताइए। निम्नलिखित में से अधिकरण तत्पुरुष बताइए, निम्नलिखित में से संबंध तत्पुरुष बताइए, निम्नलिखित में से करण तत्पुरुष बताइए। तो बताइए, बता पाएंगे आप? सर तो इसमें चार तो कर्ता वाला नहीं है। करता नहीं है मैम, बिल्कुल भी नहीं है। छह ही है, ना तो संबोधन है ना करता है। ठीक है जी, पर इसमें छह है हमेशा इसमें। तोड़ना ही होएगा ना? क्या मैम? इसमें हमेशा तोड़ना ही होएगा ना, जैसे यश तोड़ना प्राप्त ही होगा यश। मैम, हमेश नहीं, जोड़ना भी हो सकता है यश को प्राप्त। समास शब्द बताइए, फिर तो बहुत आसान है मैम। तो उसमें भी सर यही जोड़ना दे दे टाइप वो तो आएगी। बच्चों वाला काम हो जाएगा। बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? और सर फिर टाइप का पता ऐसे ही चलेगा, जैसे अगर ऐसे आ गया यश को प्राप्त, तो यही टाइप आएगी, तत्पुरुष ही आएगी ना? मैम देखो, आप जो पूछ रहे हो, जो मुझे समझ आया, ध्यान से सुनो। मुझे क्या लगा, आपने क्या पूछा कि प्रश्न की कौन सी टाइप आएगी, राइट? हाँ जी सर। दो टाइप मैंने बताई आपको। हाँ जी सर। या तो इसको देके तोड़ने के लिए बोल देगा, हाँ जी सर, राइट। जो मुश्किल काम है थोड़ा थोड़ा बहुत। ठीक है। और सबसे मुश्किल काम क्या है, शब्द दे देगा आपको एक। जैसे प्रत्यक्ष देके पूछ लेगा कि समास का कौन सा प्रकार है, तो ठीक है प्रति सर। देश के ही ट्रिक काम आ गई। आपका ठीक है सर। प्रश्न क्या था कि सर आप उल्टा दे सकता है कि यश को प्राप्त को क्या कहते हैं, राइट? हाँ जी सर। मैम ये तो बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा। मैं प्रार्थना करूंगा ऐसा प्रश्न आ जाए, कोई गलत नहीं करके आ सकता इस पर। कि यश को प्राप्त, आपको मैंने परिभाषा क्या लिखाई, पढ़ू मैम? पढ़ ली? हाँ जी समझ आया, सर। बताओ? कि हाँ विभक्ति जी लोप सर। करनी है और क्या जोड़ देना है, उत्तर आ गया आपके पास। बाकी छात्र समझे, बताओ? कि राजपुत्र को राजा का पुत्र लिखना किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, पर राजा का पुत्र से राजपुत्र, तो मुझे लगता है 90% बच्चों को वहां पे पता होगा। वो गलती नहीं होगी। हाँ, आप फिर भी गलत कर रहा हूँ, मतलब एग्जाम प्रेशर था आपके ऊपर। अन्यथा तो कह रहे हैं कि हाँ, चढ़ाई चढ़ना आसान है, मतलब उतरते वक्त तो बस कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, गाड़ी आप ही आएगी धीरे धीरे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको चढ़ाई चढ़ाने की, उतरने की मैं चिंता नहीं कर रहा आपसे। कि अगर आपको राजा का पुत्र देके पूछ ले चार में से क्या उत्तर आएगा, वो मुझे लगता है आप कर लोगे आसानी से। बताइए, सभी छात्र समझे? अब तीसरा फिर से ट्रिक से पढ़ते हैं, क्योंकि इसको ट्रिक से पढ़ा जा सकता है। तीसरा लिखिए जी, कर्मधारय समास। तत्पुरुष हो गया, अव्यय हो गया। दोनों सबको क्लियर है, बताओ? जिनको दूसरा क्लियर नहीं है तत्पुरुष, चिंता ना करो, उसका इलाज है मेरे पास। बाकी चारों की ट्रिक करेंगे आप। कर्म धारय समास।
देखिए जी, इसमें ट्रिक ही है। पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य। विशेष्य नहीं पता, ब्रैकेट में बताऊंगा, देखिए जिसकी विशेषता बताई गई। तो इस पे पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होगा। जैसे नील कमल। कमल क्या है बताओ? संज्ञा। विशेष्य संज्ञा ही होगा हमेशा। और नील उसकी विशेषता है, बताओ कमल की विशेषता क्या है? बताइए। नीला है जो कमल आएगा नीला। इसमें। हाँ, तो उत्तर आ जाएगा नीला कमल। तो इसमें पहला पद हमेशा विशेषण ही होगा। और उदाहरण देता हूँ, देखिए नील गाय। बताइए इसे क्या उत्तर आएगा? नीली गाय। बताइए। तो यहाँ पे भी बीच में कोई वो नहीं है। क्या नहीं है? कारक की विभक्ति। कारक की विभक्ति सिर्फ तत्पुरुष में आएगी बस, और कहीं नहीं आएगी। जैसे लिखिए जी, मंद बुद्धि। बुद्धि की विशेषता दिख रही है, वो मध्य है, बताओ मंद। तो ये सारे विशेषण होंगे जिसमें शब्द। मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि मंद हो। लिख लो। या तो जो बुद्धि मंद है, या जिसकी बुद्धि मंद हो। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो आपका स्पष्ट कर रहा होगा। और लिखिए जी यहाँ पे। दशानन। दशानन नहीं मैम, दशानन कुछ और है। वहां पर मेरी बात सुनो, आपने गलती क्या कर दी मैम। दशानन ऐसे लिखेंगे, पहले तो ये बताओ। दशा। शा पे आ। हाँ। क्या मैम नन की विशेषता दशा है? नहीं है ना? काउंटिंग। क्या कह रहे हो? काउंटिंग हो गई है तो 10। हाँ, काउंटिंग होगी तो विशेषण इसमें नहीं नहीं है। आएगा मैम, समझ गए? जी। हाँ, वो सब लिखो, आपको समझ आएगा। जैसे लिखो सुपुरुष। सुपुरुष का अर्थ सबको पता है? अच्छा पुरुष। अच्छा पुरुष, बहुत बढ़िया जी। तो पुरुष की विशेषता है वो अच्छा है। यदि किसी को नहीं समझ आ रहा, मुझसे पूछ लो कि चल क्या रहा है सर, ये समझ ही नहीं आ रहा हमें। परंतु मैंने आपको क्या कहा? आधा शब्द होगा संज्ञा, आधा होगा उसका विशेषण। संज्ञा सबको पता है, विशेषण सबको पता है। जैसे बुद्धि। बुद्धि क्या है? संज्ञा है। क्या? मंद क्या है? उसका विशेषण है। गाय क्या है? संज्ञा। उसका रंग रूप नीला। नील गाय। और लिखो शब्द, आपको समझ आएगा, कोई चिंता नहीं। देखिए दुष्चरित्र। बुरा चरित्र। तो चरित्र जो बुरा है वो दुष्चरित्र है। बताइए, समझ गए अब? काली मिर्च। सर महात्मा क्या होगा? महाआत्मा यही होगा मैम, सही कह रहे हो आप। महादेवी भी यही होगा। महा, बताइए। समझ गए? महाआत्मा। आत्मा क्या है? संज्ञा, भाववाचक। महा उसकी विशेषता। ठीक है जी। मिर्च की विशेषता क्या है? वो काली।
तो जी आपके वाला भी लिख देते हैं। महा आत्मा। समझ गए जी? बताओ सभी छात्र। ये भी लिख लो, महर्षि। लिखिए, महान ऋषि। महान ऋषि लिख लीजिए एक बार। समझ गया जी सारे छात्र? बताओ। ट्रिक समझ आ गई? और मैं तो आपकी अच्छी खासी तैयारी करवा रहा हूँ, निश्चिंत रहो। जब आप स्वयं पढ़ोगे आपको ये बहुत आसान लगेगा, प्लस आपके पेपर में यदि आया तो इससे आसान ही आएगा, इससे मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, आगे आइए जी। तीसरा प्रकार है जी इसका। तीन हो गए, तीन में से दो की ट्रिक करिए, अब चौथे की भी ट्रिक करते हैं। लिखिए जी, द्विगु समास, जो मैम कह रहे थे। एक तो द्विगु समास, दूसरा बहुब्रीहि समास। ये एक साथ चलेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगी, कंफ्यूजन साथ के साथ दूर करके चलूंगा, वरना आगे पीछे वापस जाना पड़ेगा। बहुब्रीहि समास एक साथ क्यों चलेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए, आपको समझ आएगा। द्विगु समास में जैसे लिखिए, आप लिखते हो नवग्रह, सप्तऋषि, त्रिवेणी। और जब आप बहुब्रीहि पे आएंगे, वहां पे आएगा, देखिए जी, पंचानन। और कौन थे? दशानन। अब इन दोनों में अर्थ क्या, उत्तर क्या है? जैसे यहाँ पे त्रिभुज भी आता है, और यहाँ पे आता है चतुर्भुज। अब मैंने ये अलग अलग क्यों लिखवाया आपको, ये ध्यान से सुनिए। इसको अलग लिखवाने का अर्थ क्या है? द्विगु समास में शब्द का अर्थ बदलेगा नहीं, जबकि अंक दोनों में है। दोनों में आपको नंबर दिख रहे हैं? बताओ। जैसे पंचानन में पांच, जिसके पांच सिर हो। चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हो। दशानन जिसके 10 सिर हो। परंतु वहां पे शब्द का अर्थ बदल जाएगा जी। जैसे दशानन का अर्थ क्या है? रावण। रावण। बताओ, समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? पंचानन आप हनुमान जी को कहते हो, चतुर्भुज आप विष्णु जी को कहते हो। इस प्रकार, हाँ बिल्कुल मैम, षडानंद कह लो, चतुरानंद कह लो, गिरिधर कह लो। अब गिरिधर में कोई नंबर नहीं है, परंतु अब इनकी परिभाषा लिखिए, अब आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। मैंने उदाहरण पहले क्यों दी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे उदाहरण पे सब मुझे बाद में कहेंगे सर एक ही तो बात है, अंतर कैसे हुआ। तो लिखिए जी, सबसे पहले परिभाषा लिखिए द्विगु समास की। पहला पद संख्या ही होगा। समझ गए क्या कहना चाहता हूँ? नव, सप्त, त्रि, त्रिवेणी, तीन वृक्ष मिलते हैं। त्रिभुज आप ट्रायंगल को कहते हो, बताओ। त्रिभुज किसी का नाम तो नहीं है? सप्तऋषि का सप्तऋषि है, कोई इंसान दूसरा नहीं है वहां पे। नवग्रह आप नौ ग्रहों को ही कहते हो, यहाँ पे कुछ और नहीं निकलता। बहुब्रीहि सर में। जैसे हाँ इसे जी बोलो। चतुर्भुज है
विष्णु जी बोलते हैं त्रिभुज मतलब ऐसा कोई भगवान जी का नाम नहीं हुआ, 3 भुजा मैम वाले? 3 भुजाओं वाला कोई है ही नहीं मैम, हो सकता है बताओ? वो सर मुझे नहीं कितना पता। हो ही नहीं सकता मैम। 3 भुजाओं वाला कोई है ही नहीं, कम से कम 4 होती है, क्योंकि आपकी इवन नंबर ही आएगा। 7 भुजा भी नहीं होगी, 5 भुजा भी नहीं होगी, सर हो सकते हैं 5 6 7 8, परंतु सिमेट्रिकल होती है ना बॉडी। भुजाएं हमेशा सिमेट्रिकल रहेंगी मैम, समझ गए? बताइए। एक्सक्यूज मी सर, सर सप्तऋषि का क्या मतलब होता है? मैम तारों का जो समूह नहीं है, 7 ऋषि, अच्छा, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है सर। हाँ, उसका यही अर्थ है और कुछ अर्थ नहीं है, परंतु दशानन अर्थ तो है 10 सिरों वाला, परंतु इसका अर्थ रावण भी है। समझ गए जी? द्विवेदी नहीं, त्रिवेणी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, ये है वेदों के ज्ञाता। इसके भी आतो निश्चिंत रहो, पहले परिभाषा लिखो। यहां तक बताओ, परिभाषा तक लिख के बताना, समझ आया? तो लिखो। इसमें शब्द का संकेत किसी का नाम होगा, मतलब किसी का निकनेम होंगे ये शब्द। तो जो बहुब्रीहि समास है, ये निकनेम होगी। माफ कीजिए, मैंने इतना अच्छा साफ साफ नहीं लिखा है, माफी चाहता हूँ, बस समझाने के लिए, कंपैरिजन के लिए लिखा, भी इसको और अच्छे से लिखते हैं। पहले ये बताइए, समझ गए आप? ठीक है, तो आइए अब करते हैं इसकी परिभाषा भी अच्छे से, ट्रिक्स भी करते हैं। तो सबसे पहले था जी द्विगु समास। लिखिए, पहला पद सदैव संख्या होगा। तथा इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा। बताइए, समझ गए? जैसे त्रिवेणी, अब इसका अर्थ भी लिखूंगी कि मुझे पूछ रहे थे छात्र। 3 वेणियों का समूह, नवग्रह। अब आपको होंगे सर क्या दिख रहा है, तो तत्पुरुष में कोई संख्या नहीं होती थी, पता है ना आपको? तो इन छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज नहीं होना पेपर में जाके। इसमें पहला जो शब्द है वो संख्या ही रहेगा, त्रि नव चतुर। ठीक है, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं वाला त्रिकोण। बताइए, समझ गए सभी छात्र? तो इसका अर्थ है, त्रिभुज का अर्थ आपको पता है ट्रायंगल है और कुछ नहीं है। नवग्रह का आपको अर्थ पता है क्या है, 9 प्लैनेट्स, दैट्स इट, कोई किसी का नाम नहीं है। त्रिवेणी 3 वेणियां, जब 3 नीम के पेड़ एक साथ उगते हैं तो उसको त्रिवेणी कहते हैं। पता है आपको सबको, ये किसी को पता होगा, ये तो फैक्ट किसी को पता ही होगा, त्रिवेणी आपने पहले सुना ही होगा। पता है सर, नीम, पीपल, बरगद। हाँ, फिर पीपल हो गया, कोई भी 3 एक साथ उग जाए त्रिवेणी कह देते हो आप उसको। ठीक है, जबकि आप जब जाओगे द्विगु समास के बाद बहुब्रीहि, सबसे ज्यादा बहुब्रीहि पूछा गया आज तक प्रीवियस ईयर में, इससे ज्यादा प्रश्न कोई नहीं पूछा जाता। बहुब्रीहि में क्या है जी? तो इसमें थर्ड मीनिंग निकल के आएगा। हाँ, प्रथम पद संख्या हो सकता है, और जरूरी नहीं है सकता है लिखिया, या
शब्द का अर्थ किसी के नाम की ओर संकेत करेगा। जैसे विषधर। तो अब यहाँ पे संख्या तो नहीं है, पर विषधर पता है आपको किसे कहते हैं? शिव जी। शिव जी को। विषधर सांप को भी कहते हो आप, विष धारण करने वाले शिव जी भी हैं, बिल्कुल आप भी ठीक हो। नीलकंठ कहते हैं ना। वो नीलकंठ है, कोई बात नहीं, शिव जी को भी विषधर कहते हो आप। पर इसका यही होगा, विष को धारण करने वाला। विष धारण करने वाला मैं कीजिए। गंगाधर आप सही कह रहे हो, गंगा धारण करने वाला। तो यहाँ पे अर्थ शिव जी है ना, बताओ। शिव को ही कहते हो गंगाधर। और लिख लो जी, मुरलीधर। कृष्ण जी। कृष्ण। कृष्ण जी। बिल्कुल जी, मुरली धारण करने वाला। पंचानन, 5 मुखों वाला। ब्रैकेट में लिख लो हनुमान। बताओ समझ गए? यदि किसी का निकनेम दिया हो तो सोचना बिल्कुल नहीं है, बहुब्रीहि समास है, इसलिए बार बार पूछा जाता है आपसे। बताइए, संतुष्टि है आपकी इसमें? अब इन्होंने कहा त्रिवेदी, चतुर्वेदी। देखो, त्रिवेदी किसी का नाम नहीं है, सरनेम होता है, पर त्रिवेदी का अर्थ है 3 वेदों का ज्ञाता। चतुर्वेदी, चतुर्वेदी का अर्थ क्या होता है बताओ जी? द्विवेदी का अर्थ क्या होता है? जिनको अब तक समझ आ गया उनको आ जाना चाहिए जी। चतुर्वेदी 4, द्विवेदी 2। 4 वेदों वाला, शाबाश। तो तो बताओ ये क्या होना चाहिए दोनों में से जी? सर इनके निकनेम फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या जी? निकनेम्स फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, विच्छेद तो वैसे तो हो मैम, जाएगा। पुस्तक पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैंने यही कहा कि प्रकार करना मुश्किल है, प्रकार ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर चतुर्वेदी आप बहुब्रीहि किसे में ही कहते हो? आएगा। शाबाश, कैसे पता चला मैम? फिर क्योंकि ये ऋषि क्या है? मुनि होते हैं ना, वेद का ज्ञान करने वाले। हाँ, सरनेम भी होता है ये आपका। जी। सरनेम भी तो होता है, तो लिख लीजिए यहाँ हाँ पे जी। चतुर्वेदी। द्विवेदी, त्रिवेदी, कोई भी लिख लो, समझ जाओगे आप। तो नाम जहाँ पे आ गया वो बहुब्रीहि है। बताइए जिनका प्रश्न था, समझ गए? इन्होंने पूछा प्रश्न, किस छात्र ने पूछा था ये? समझ गए ना आप पक्का? तभी मेरी संतुष्टि होगी। हाँ ठीक है देव जी, आगे आइए जी। अंतिम है आपका समास, लिखिए जी। तो यहाँ पर अगर मैं गजानन भी लिख दूं तो पता है सबको क्या उत्तर है? गणेश जी। गणेश। गणेश। गजानन का अर्थ क्या होगा? गजमुख वाला। गजमुख। मतलब गजमुख, हाथी के मुख वाला। आस्था की प्रश्न पूछिए। सर मुझे समझ नहीं आया चतुर्वेदी और त्रिवेदी बहुव्रीहि में क्यों आया? मैम, चतुर्वेदी का अर्थ क्या होता है पहले ये बताओ। सर 4 वेदों का जिसको ज्ञान हो। तो ये नेम है किसी का? चतुर्वेदी कभी नेम सुना होगा आपने? सर सरनेम पता है कि है ये। और तो सर, अगर मैं वही है, नेम बन जाए सरनेम बन जाए, हमारी कंडीशन फॉलो होगी, देखो। बट सर ये किसी की तरफ एक निकनेम काइंड ऑफ नहीं है ना जो आपने बताया। रावण मैम 4 वेदों का ज्ञाता, उसका सरनेम चतुर्वेदी रखने की आवश्यकता नहीं है, वो है चतुर्वेदी। समझ गए? ठीक है सर। तो नाम की ओर संकेत करना है बस, नाम होना नहीं है। ठीक है जी। सर इसमें जैसे चतुर्वेदी कास्ट भी है तो उस साइड से भी इसमें मैं वही बहुव्रीहि में कह रहा आ हूँ मैम, सकती है। वैसे समझ लो तब भी बहुब्रीहि में आ गया, बस नाम की ओर संकेत करना है आपने, दैट्स इट।
ठीक है। और सर त्रिवेदी का निकनेम क्या है? मैम 3 वेदों का क्या था? त्रिवेदी लोग का नाम होता है, किसका नाम होता है? सरनेम होता है। सरनेम होता है मैम, सरनेम होता है त्रिवेदी। द्विवेदी भी होता है, यूपी में ये सारे सरनेम है। वेदी नहीं है, बाकी सब है। त्रिवेदी भी है, द्विवेदी भी है, चतुर्वेदी भी है। जैसे सर चतुर्वेदी है वो विष्णु, और त्रिवेदी का कोई है ऐसे? मैम चतुर्वेदी रावण है, चारों वेदों का ज्ञाता है वो। त्रिवेदी भी कोई होगा, पर हाँ ठीक है सर। अभी कोई फायदा नहीं मैम उनका नाम जान के कौन है। पर मैं आपको कह रहा हूँ नाम की ओर संकेत कर रहा है, तब भी आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए? ठीक है सर, यस। बताइए। अंत में आइए जी, अंत वाला है द्वंद्व समास। पेपर में पूछता नहीं है क्योंकि इसको छोटा सा बच्चा भी कर देगा। लिख लीजिए, द्वंद्व समास क्या है? या तो विलोम, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक साथ आ जाए तो आपका काम हो गया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आ जाए या विलोम आ जाए, जैसे माता पिता। क्या हुआ जी, बताओ? माता और पिता। शाबाश। दिन रात क्या होगा जी? दिन और रात, बताइए। हाँ, विलोम। राग द्वेष। राग होता है प्रेम, द्वेष होता है क्रोध। ठीक है। छल कपट, चाहे एक जैसे शब्द है पर एक एक ही शब्द दो बार नहीं लिखा, क्योंकि अगर एक ही शब्द दो बार लिखा है तो वो कौन सा होता है बताओ? याद है, अभी करवाया थोड़ी देर पहले। फर्स्ट वाला सर। तत्पुरुष। फर्स्ट फर्स्ट वाला। वाला। अव्ययी। तत्पुरुष अबे नहीं, अबे अव्ययी। अबे भाव समास। हानि लाभ। सेकंड पे। यश अपयश। सर यश तो छल अपयश। कपट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों को है तो मैम, सेम ही है लेंगे ना। है है सेम अर्थ हो सकते हैं, लिख लीजिए। पर्यायवाची भी लिख लीजिए। और बताइए, क्योंकि ऐसी दो ही कंडीशन बनाई हमने, या तो एक ही शब्द दो बार लिखा होगा, फिर तो वो चला जाएगा अव्ययी भाव में। यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो, पर्यायवाची शब्द दो एक साथ लिखे हो, और विलोम शब्द लिखे हो, फिर तो सोचना नहीं है, द्वंद्व समास होगा। बताइए, समझ आ गया आपको? सर शुभ और लाभ भी इसी में आएगा ना? शुभ लाभ भी इसी में आएगा मैम, शुभ और लाभ बीच में और लिखा जाएगा ना। और विग्रह के बाद लिखा जाएगा। ये नीचे। और बताइए। तो ये है इसके 6 प्रकार। दोनों तरफ से प्रश्न बनाने की कोशिश की मैंने। इन सब में और लगेगा, आपको पता है ना, हानि और लाभ, छल और कपट, राग और द्वेष, दिन और रात। तो इसको तोड़ना तो आपके लिए मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, बताइए। इसमें ज्यादातर वाला आता है, विषधर विष धारण करने वाला, गंगा धर, और धर तो हमेशा वाला ही होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं जनाब? समाज के नेम समझ नहीं आए, विशाल जी नेम याद करवा देते हैं, नेम वाले की चिंता नहीं है। लिखो। सबसे पहले क्या आएगा सर? भाव। किसी को काम को करने का बताओ। अच्छा, द्वंद्व है, द्वंद्व। लिख लीजिए, मैंने नाम मिस कर दिया, बोल तो दिया था। द्वंद्व। लिख लो सर, द्वंद्व समास बड़ा करके लिखता हूँ। द्वंद्व। द्वंद्व। द्वंद्व दो बार वो है विशाल जी। द्वंद से पता चल जाता है दो, या तो सेम मीनिंग हो, उल्टा मीनिंग हो, या फिर स्त्रीलिंग पुरुषलिंग हो। नेहा, आप प्रश्न पूछो अब। सर राग और द्वेष का मतलब बता दो। मैम राग होता है प्रेम, द्वेष होता है क्रोध। ओके सर। अनुराग शब्द याद होगा आपको। अब मैं पुस्तक की तरफ चलता हूँ, ध्यान से सुनो।
नियम आप दो तरह के प्रश्न आएंगे, दोनों सीख चुके हो। पुस्तक से पढ़ना क्या है ये देख लेना आज आपने। तो ये बताना भी मेरा प्रथम कर्तव्य है, वरना आप कुछ और ही पढ़ने बस बैठ जाना घर जाके, कि जो परीक्षा में आएगा नहीं वो पढ़ रहे हैं मुझे बाद में पता चले। ये रहा जी आपका समाज, कहाँ हूँ समाज की। हाँ, इसमें भी 6 प्रकार बताए। आस्था प्रश्न पूछो। सर द्वंद्व समास में से 3 वर्ड्स भी आ सकते हैं, ऐसे मेरे दिमाग में आ गया रोटी कपड़ा मकान। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। 2 शब्दों से ही समास बनता है, याद रखना। ओके ओके सर। 3 वाला होगा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत करवा देंगे। तो यहाँ देखिए सबको यथाप्रति दिख रहा है। अगर शब्द देख के पूछ ले तो यथाक्रम, कर्म के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। प्रतिदिन, प्रति क्षण, विधि के अनुसार। यथा का अर्थ वैसे अनुसार होता है, लिख लो इसको अपने नोट्स में। यथा का अर्थ अनुसार होता है। प्रति का तो आपको पता ही है, पर। और इसने ये कंफर्म कर दिया, यदि यथा और प्रति लिखा हो तो सदैव अव्ययी है, तो समस्या की बात नहीं है। दूसरा, इसने शब्द आपको फिर से कैटेगराइज कर दिए, पर आगे वाले ट्रिक नहीं मिलेंगे इस पुस्तक में। हाथों हाथ, बीचों बीच, कानों कान, ये भी किया हमने, बताओ। क्योंकि एकाएक आपको पता होगा, एक और एक, एक एक होता है जो। उसके बाद ये सेकंड ले गया यहाँ पे। अब गौण, प्रधान, पद ये हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के है कि तत्पुरुष में कौन कौन से प्रकार आ सकते हैं। जैसे वन गमन, वन और गमन अलग हो गए। तो वन को गमन करने वाला मतलब वन में घूमने वाला वन गमन होता है। चिड़ी मार मतलब चिड़िया मारने वाला। कमर तोड़ मतलब कमर को तोड़ने वाला, दिल तोड़। ठीक है, तो ये शब्द आपके हो जाएंगे, अभ्यास करेंगे आज आप इनका बस। तो सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा, तत्पुरुष। अब प्रश्नों पे आओ जल्दी जल्दी, 10 प्रश्न करवाऊंगा फिर छुट्टी। यथोचित कौन सा है बताओ। अव्ययी भाव। अव्यय सब भाव। सब संतुष्ट। किसी का प्रश्न पूछ लेना मुझसे जल्दी जल्दी। नरभक्षी, अब थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। सिर्फ बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। बहुव्रीहि पक्का। तत्पुरुष। वेरी तत्पुरुष गुड मैम। राक्षस नहीं हुआ इसका मतलब? अरे इसका मीनिंग राक्षस तो होता है मैम, पर कोई एक राक्षस एक होना चाहिए। किसी एक राक्षस का नाम होना चाहिए नरभक्षी, या फिर ये सरनेम होना चाहिए। तो नरभक्षी आप किसको कहते हो? नर का भक्षण करने वाला, बताइए। हाँ, तो मैम कौन सा हो जाएगा ये? द्विगु। तत्पुरुष। बताइए। तत्पुरुष, नर का भक्षण करने वाला, नर का। बताओ तत्पुरुष है अभी, या फिर अभी भी बहुव्रीहि पे अटके हो? मैं कह रहा हूँ नरभक्षी किसी देवता का नाम होता, विष्णु, ब्रह्मा, महेश। किसी राक्षस का होता, महिषासुर, रावण, कंस। फिर तो मैं कहता नरभक्षी ठीक है, परंतु नरभक्षी किसी एक का नाम नहीं है, ना ही सरनेम है। नरभक्षी का अर्थ होता है नर का भक्षण करने वाला। यही कहा, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी आपकी, बाकी सब पकड़ोगे आप आराम से। ये देखो, प्रतिदिन, तो फिर से आसान आ गया ट्रिक वाला। व्यवहारी। अव्यय भाव। सप्तऋषि, ये भी सी। करवाया मैंने क्लास में। सी, द्विगु, द्व- सब संतुष्ट। द्विगु। द्विगु। गंगा यमुना, द्वंद्व। द्वंद्व। सब संतुष्ट। बचा ले प्रभु इज्जत, द्वंद्वी है, ठीक है सही है। तुमसे था गलत ना हो जाए। त्रिनेत्र, कीजिए सर जी। नाम है सर उनका तो बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। त्रिनेत्र किसे कहते हैं आप? शक्ति महादेव। को नहीं कहते? महादेव। महादेव को, बहुत बढ़िया। 3 नेत्रों वाले त्रिनेत्र कहते हो आप, बहुत बढ़िया, शाबाश। अष्टध्यायी, ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, परीक्षा में आना चाहिए। बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। बहु किसको कहते हो आप अष्टध्यायी? दुर्गा माता को। नहीं जी, अष्टध्यायी उनका नाम बिल्कुल नहीं है। अष्टभुजाएं, भुजाओं वाली कहते हैं मुझको। अष्टध्यायी का अर्थ होता है 8 अध्याय, लिख लो।
और 8 अध्याय किसके हैं? वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी ग्रामर के। उसका नाम क्या है? अष्टध्यायी। सब दुनिया की सबसे पुरानी ग्रामर किसने लिखी? पाणिनि ने। तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ग्रामर का नाम है अष्टध्यायी। उसमें 8 चैप्टर है। तो 8 चैप्टर वाली अष्टध्यायी द्विगु हो गया। सबको पता चल गया। जीके में क्वेश्चन आ सकता है, पर आपके पेपर में जीके नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं इतना फिर इसके बताने का। राइटर का नाम आता है ना? हाँ, पाणिनि, ओल्डेस्ट ग्रामेरियन ऑफ द वर्ल्ड। नेहा जी प्रश्न। सर हो गया मेरा। ठीक है। असत्य कथन छांटिए, गलत कौन सा है? तो देखते ही समझ आ गया मुझे तो गलत कौन सा है। पहला ए ही है। गलत है। पहला ही गलत है। ये पंचानन बदलूंगा। क्या है? बहुब्रीहि है। अब तो करवाया हमने, बाकी पढ़ने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। जीवन मरण में द्वंद्व समास है। हाँ, जेब कट में जेब काटने वाला, या जेब का कट जाना, जेब कट। चंद्रमोल में बहुब्रीहि चंद्रमोल किसका नाम है? बताइए। शिव जी। शिव का ही नाम है। वैसे गलत तो साफ साफ दिख रहा है, तो ज्यादा पढ़ोगे, पर चंद्रमोल अगर पेपर में उल्टा आ जाए तो पता होना चाहिए आपको। आगे है जी, फलाहार। फलाहार पता ही तत्पुरुष। होगा। कैसे? तत्पुरुष। फलों का। फल का आहार करने वाला। समझ गए सारे? संसदस्य। संसदस्य। सर अव्यय भाव पुरुष। उपसर्ग लग रहा है। नहीं, नहीं। तत्पुरुष होगा सर। सर संग द्विगु। तत्पुरुष कैसे सर? बताओ शाबाश। संसद का संसद सदस्य। संसद का जो सदस्य। सदस्य है, संसद का सदस्य, संसद सदस्य, त का द नहीं बनता संधि में, भूल गए क्या? हाँ, तो संसद के सदस्य को संसद सदस्य कहते हैं। तो का। बताओ, सब संतुष्ट है मेरी बात से? यदि नहीं है तो लिख लो इसको यार। संसद। संसद मीन्स ग्रुप। मैम, संसद क्या होता है? पार्लियामेंट। 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 ठीक है जी। सज्जन, बताइए जी। अब कर्मधारय। कैसे पता चला मैम? सर अच्छा सज्जन। बहुत बढ़िया। अच्छा व्यक्ति, विशेषण। सत्यजन, जो अच्छा व्यक्ति हो। विशेषण वाला अब तक एक नहीं आया था, और सब भूल गए होंगे। सबको लग रहा हो कर्मधारय कहाँ से आ गया। कोई ऐसा होगा क्लास में पक्का बच्चा जिसको लग रहा होगा ये कर्मधारय नई चीज पढ़ ली, क्योंकि अब तक इसका भी प्रश्न ही नहीं आया था। विशेषण और विशेष्य वाला। तो बस 2 प्रश्न और करवाता हूँ, फिर ये आपका होमवर्क है। कोई कल प्रश्न हुआ मुझसे शांति से पूछेगा। महावीर, बहुत आसान। कर्मधारय। प- कर्मधारय। सर ए होगा सर, बहुब्रीहि। हनुमान जी। नहीं, हनुमान जी। नहीं। बहुब्रीहि। बहुब्रीहि भी महावीर आप कहते हो, बहुत बढ़िया, परंतु कर्मधारय है वीर की। तत्पुरुष। वीर का विशेषण है महावीर। अब आपके अनुसार महावीर हम नाम भी है, तो आप ठीक हो, चैलेंज बनेगा इस प्रश्न पे। तत्पुरुष नहीं है मैम। या तो बहुब्रीहि कहिए या कर्मधारय कहिए। यस कर्मधारय एप्रोप्रिएट लगा। महान। महावीर को तोड़ के लिख लीजिए महान वीर। महान वीर, महान वीर को महावीर कहते हैं, पर ये नाम भी है किसी का, तो ये बहुब्रीहि में भी चला जाएगा। बताओ, सब समझ गए? तो दोनों ठीक हो, डरने की कोई, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। त्रिभुवन। द्विगु। द्विगु। त्रिगु। हाँ, त्रिभुवन किसी का नाम नहीं है, और आगे संख्या देगी त्रि। सोचना नहीं है, टिक करना है वहां पे। आजन्म, बताया था मैंने ये। अव्यय भाव अव्यय भाव, पहले उपसर्ग है। उपसर्ग दिख रहा है आ। बताओ। तो एक चीज आप भूले तो नहीं कि शब्द को तोड़ के भी देख सकते हैं। जन्म के आगे आ लगा है, आपको पता है यार उपसर्ग होता है, अगर आपने उपसर्ग पढ़ा है। बताइए अगला। त्रिशूल। काउंटिंग है। अंतिम। काउंटिंग है द्विगु। त्रिशूल किसी का नाम नहीं होता। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, मुश्किल चीज को आसान करके पढ़ाई थी। ठीक है। यदि समझ आई, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं समझ आई, कोई चिंता की बात नहीं है। पुस्तक पढ़िए आप, थोड़ा मुश्किल लगेगा। जो मैंने 1 घंटे में पढ़ाया, आपको 3-4 घंटे लगेंगे। पर यकीन मानिए, परीक्षा में प्रश्न आप गलत नहीं करके आओगे।
ट्रिक समझ आ गई तब भी गलत नहीं होगा आपसे। परंतु हाँ, मैं फिर से ये कहूंगा, ट्रिक समझ आने का ये अर्थ नहीं आप पढ़ना छोड़ दो। कृपया इन शब्दों के एक बार गो थ्रू हो जाना, और सारे नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो। एक तो बहुब्रीही के सारे शब्द पढ़ के जाना, क्योंकि वहां पे आपको पता नहीं होता किसका क्या नाम है। 5वां और 6वां पॉइंट पढ़ के जाना बस पुस्तक का, दैट्स इट। और ये इतनी परिभाषा का कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, त्रिनेत्र शिव किया, गिरिधर, दशानन, गजानन, दिगंबर, ठीक है, घनश्याम, पीताम्बर, विष्णु को कहते हो, पंजाब, पंजाब स्टेट का नाम है, पता चल गया होगा, पंजाबी बहुव्रीहि है। पंजाब का अर्थ है 5 नदियां, ना पहले अंक आ गया, परंतु पंजाब स्टेट का भी तो नाम है, तो जरूरी नहीं है व्यक्ति का नाम किसी भी नाम की ओर संकेत कर रहा हो। तो आप त्रिवेदी चतुर्वेदी समझ आ गया होगा आपको। बताओ। ठीक है सर पंजाब के नेक्स्ट वाला समझा दो। मैम, चक्षु श्रवा, जो चक्षु से श्रवण करता हो, श्रवण मतलब कुछ ग्रहण करता हो, सांप करता है। सांप चक्षु को क्या मैम है सर? सुनाई नहीं देता। चक्षु क्या है? आंखों को चक्षु हाँ, कहते हो जनाब, क्या बात है। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा सुन के। पर हाँ, आज के बाद आपको भूलना नहीं चाहिए ये शब्द। ठीक है जी। हाँ, 12 सिंगा सर भी एक सुना बार होगा। है जी। आजन्म बताना। आजन्म मैम, जब मरण, जन्म तक, जब तक जीवित हो उसको आजन्म कहते हैं। जैसे आजन्मा, हाँ, मैं उसमें आजन्म सर आपका भारी रहूंगा। बोलो। रूल अव्यय कैसे हुआ उसका? उसमें तो हमने बस दो ही ट्रिक्स की ना, एक मैम जैसे अव्यय सांप का में, मैम परिभाषा भूल गए आप, क्या कर रहे हो। उपसर्ग नहीं लिखा था वहां यथा पे मैंने। और प्रति। ये देखो, यथा प्रति उपसर्ग है वो, मैंने कहा 95% में होगा। पर बाकी उपसर्गों को भूलो मत। ठीक है जी। ओके हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 95% तो जो परीक्षा में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सब में यथा और प्रति ही देखे हैं मैंने। परंतु बाकी को भी थोड़ा सम्मान देंगे, इसलिए मैंने फर्क भी लिखा था, प्रथम पद उपसर्ग होगा जी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप